संविधान को जानने से पहले जो है हमें दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दो चीज़ों हमें जानना ज़रूरी है कि संविधान लिया कहाँ से गया है। दो ओरिजिन है संविधान के, एक तो फॉरेन ओरिजिन है और एक जो है इंडियन ओरिजिन है। फॉरेन मतलब जैसे यूएस से, यूके, कनाडा वगैरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। और जहाँ तक इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के जो पुरानी लॉज हैं, पुराने एक्ट हैं, वहाँ से जो है संविधान लिया गया है। तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे जो इंडिया से जो संविधान में लिया गया है, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आज हम बात करेंगे। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं 1765 में 1765 के अंदर जो था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया? दीवानी राइट मिल गया। कहाँ पर ये दीवानी राइट मिल गया? दीवानी राइट मिल गया बंगाल में, बिहार में एंड ओडिशा में। तो दीवानी राइट मिलने के बाद जो है, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इसको दो अधिकार मिल गए। एक तो इसको ट्रेड करने का तो अधिकार इसको था ही, इसको मोनोपोली थी पूरे ईस्ट जो है में ट्रेड करने की, ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड करने की। दूसरी जो है अब ये कुछ रूल भी बनाने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दीवानी राइट मिलने के बाद एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन अब जो है रूल भी बनाने लगे। अब जो है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर एक ड्यूअल गवर्नमेंट स्थापित की। ड्यूअल गवर्नमेंट के तहत इसने जो है जो अधिकारी थे कंपनी के, जो पहले से विद्यमान थे, उनको जो है रखा, लेकिन उनके सुपरविजन के लिए जो है अपने अधिकारी भी जो इसने अपॉइंट कर दिया। ठीक है, तो एक कंपनी जो कि ट्रेड भी करती है और वही अपने लिए रूल बनाती है, तो इसका जो है इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारा प्रॉफिट हुआ। खुद ही ट्रेड कर रही है और अपने ट्रेड के लिए रूल भी खुद ही बना रही है, तो इसको जो है काफ़ी सारा प्रॉफिट हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है प्रॉफिट को, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट होगा तो बाकी जो मर्चेंट्स हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं उनको क्या होगी? उनको जेलियस फील होगी। और इसी जेलियस के कारण जो है उन्होंने दबाव डाला, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी उस पर दबाव डाला कि कंपनी को किसी भी तरीके से रेगुलेट कीजिए। अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो एक दिन ये जो सरकार से भी बड़ी बन जाएगी। तो पहला जो है कदम हम कह सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है लाया गया और कंपनी को जो है रेगुलेट करने के लिए पहला कदम उठाया गया। तो अब हम बात करते हैं जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो पहला कदम उठाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने से पहले तीन चीज़ों का जो है हमें एक पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो कंपनी थी वो रूल कैसे करते थे। जो पावर थी उस टाइम पे पावर होती थी वो दो भागों में डिवाइड थी। जो भारत पे शासन होता था, दो मुख्य जो है पावर के केंद्र बिंदु थे। एक तो ब्रिटेन में था पावर का बिंदु, और एक जो था पावर का बिंदु इंडिया में था। जो अगर हम 1700-1800 की बात करें तो भारत में किस तरीके से शासन होता था। ब्रिटेन में जो था पावर का बिंदु था उस टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इंडिया में जो था वो पावर का जो बिंदु था वो था गवर्नर्स।
गवर्नर को कौन अपॉइंट करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है गवर्नर को अपॉइंट करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही जो है ऑर्डर देते थे कि भारत में किस तरीके से शासन करना। तो सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास थी? जो ब्रिटेन में विद्यमान थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो इंडिया के अंदर थे गवर्नर्स। तो अगर पावर की बात करें तो दो भागों में जो है डिवाइड थी पावर। एक तो ब्रिटेन के अंडर और एक जो थी इंडिया में। ब्रिटेन में जो था पावर का केंद्र बिंदु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, और इंडिया के अंदर जो पावर का केंद्र बिंदु गवर्नर्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो सबसे बड़ी पावर थी ब्रिटेन के अंदर। यही ऑर्डर देते थे कि इंडिया में क्या होना है, यही गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे। तो मेन जो है दो जो है केंद्र बिंदुओं पे जो है भारत का शासन चलेगा। तो आइए अभी बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या बदलाव लाया भारत की शासन प्रणाली में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो पहला जो था इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, वो था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। तो क्या मतलब है? अगर गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पावर बढ़ गई। जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल बन गया, इसका मतलब पावर बढ़ गई। तो पावर बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? जो दूसरे गवर्नर हैं उनकी पावर कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास कम अंडर है, इसके जो है अंडर आ गए। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके अंडर काम करने लगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ये दोनों जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट स्थापित हो गई इंडिया में। तो मतलब पावर का एक केंद्र बिंदु बन गया। पहले पावर बिखरी हुई थी, अब जो है क्या हो गया, जो है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है इंडिया में स्थापित होगी। फर्स्ट स्टेप क्या स्थापित होगी भारत के अंदर? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट स्थापित हो गई भारत के अंदर। दूसरा बदलाव जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने जो किया वो था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जैसे कि आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का मकसद था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस किसी भी तरीके से उसकी पावर को कम करना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि अब उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी जो है सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू अफेयर, जितना भी सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू अफेयर्स हैं वो अब जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो तीसरा प्रोविज़न जो आया इसके जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के से वो था कि जो कंपनी के बड़े अधिकारी गिफ्ट लेते थे, जो भी जो है कंपनी के बड़े अधिकारी रिश्वत लेते थे उस पर जो है बैन लग गया। ठीक है, ब्राइब जो है इसने रोक दी। और चौथा प्रोविज़न इसका था कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कहाँ पर? कोलकाता के अंदर जो है एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। तो मेन जो है 4 प्रोविज़न थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। पहला प्रोविज़न था गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। दूसरा प्रोविज़न था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अब रिपोर्ट करना था ब्रिटिश सरकार को। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे? जो कंपनी के बड़े अधिकारी थे जो ब्रिटेन में विद्यमान थे। ब्राइब पे जो है प्रतिबंध लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया कोलकाता में। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, क्या जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सफल हुआ? जो इसका मकसद था कि कंपनी की पावर्स को कम करना।
तो इसका आंसर है नहीं सफल हुआ। जो ये प्रोविज़न डाला था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना है, तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया इतनी अच्छी तरीके से। और ये जो एक्ट जो है कंपनी को जो है कंपनी की शक्तियों को सीमित करने में असफल रहा। तो एक फिर नया कानून जो है कंपनी की शक्तियों को रेगुलेट करने के लिए लाया जाता है, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की हम बात करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत क्या बदलाव किए गए? तो मकसद था कंपनी की पावर को रेगुलेट करना। तो एक मेन बदलाव जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत जो बदलाव किया गया वो था कि ड्यूल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। जो पावर को जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। जो एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से तो विद्यमान था ब्रिटेन के अंदर, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ में एक नई बॉडी बनाई गई जिसे बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल? एक न्यू बॉडी थी, पहले नहीं थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार के कुछ जो है ऑफिसर्स विद्यमान थे, ब्रिटिश सरकार के कुछ मंत्री जो थे वो विद्यमान थे। तो काम को डिवाइड कर दिया गया। अब जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल जो है कॉमर्शियल चीज़ें देखेंगे, कॉमर्शियल चीज़ें जो हैं, जो कॉमर्शियल फैसले हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, और जो पॉलिटिकल फैसले हैं जैसे कि सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू के जो फैसले हैं वो जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो केवल कंपनी के अधिकारी थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो थे वो ब्रिटिश सरकार के कुछ मंत्री भी थे। तो इससे जो है पॉलिटिकल कंट्रोल, जो भारत का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो ब्रिटिश सरकार के अंडर जो है वो आ गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसमें कुछ ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वैसे कॉमर्शियल काम करने के लिए बना दिया गया। तो इससे जो हम कह सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ड्यूल गवर्नमेंट जो है कौन से कानून के तहत जो है ड्यूल गवर्नमेंट भारत में स्थापित हुई, तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत जो है ड्यूल गवर्नमेंट जो है भारत के अंदर स्थापित हुई। दूसरा जो बदलाव इसके अंदर किया गया, जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंदर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को जो है पहली बार ब्रिटिश टेरिटरी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को पहली बार जो है ब्रिटिश टेरिटरी कहा गया। ये दो मुख्य बदलाव जो हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत किए गए। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 सफल हुआ? तो इसका आंसर है जी हाँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है काफ़ी सफल साबित हुआ, कंपनी को काफ़ी अच्छी तरीके से इसने रेगुलेट किया। और जो कंपनी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बाद जो कंपनी की जो मोनोपोली थी, कंपनी की जो पहले मोनोपोली थी, एकाधिकार था कंपनी का कि जो ईस्ट में वो ट्रेड कर सकती है। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत जो है ये मोनोपोली इसकी ले ली गई। अब जो है इसके पास जो है केवल इंडिया और चाइना की जो है एकाधिकार छोड़ दिया गया, मतलब केवल इंडिया और चाइना में ट्रेड जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन पूरे ईस्ट जो है जो पूर्वी जो देश हैं उनमें जो है इसकी मोनोपोलीज का एक अधिकार ख़त्म कर दिया। बाकी जो है मर्चेंट्स, बाकी कंपनियां भी जो है ईस्ट की में जो है ट्रेड कर सकती है, लेकिन इंडिया और चाइना में केवल कंपनियां ट्रेड करेगी। धीरे धीरे जो है इसकी मोनोपोली इंडिया से भी ले ली गई, चाइना में से ले ली गई। और बाकी हम देखते हैं कि कंपनी जो है एक की धीरे धीरे माली हालत ख़राब हो गई और कंपनी जो है धीरे धीरे डूबने लगी। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे जो और एक चीज़ और हुई कि जो भारत के लोग थे उनमें अविश्वास पैदा होने लगा कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तो धीरे धीरे भारतीयों का रोष बढ़ने लगा और जो है ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी की पावर लगातार कम करने लगी। जो नेक्स्ट जो अब कानून आएंगे वो आएंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब होता है कि कंपनी को एक टाइम पीरियड दिया गया कि आपको जो है इतने टाइम पीरियड तक रूल करने का अधिकार दिया जाता है। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट। मतलब अब जो है कंपनी की शक्तियाँ कम हो गई थी,
तो अब जो है बस कंपनी को चार्टर दिया जाने लगा 20 साल के लिए, आपको 20 साल तक अधिकार करने का जो है, भारत पे रूल करने का एक जो है अधिकार दिया जाता है। तो हर 20 साल में ये जो है अधिकार दिया जाने लगा, क्योंकि कंपनी की शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, किसी भी वक्त जो है कंपनी को बंद किया जा सकता था। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की हम बात करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत क्या बदलाव किए गए? पहला बदलाव जो था वो था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये भी आप याद रखेंगे ना, मैं बताना भूल गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हास्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हास्टिंग्स थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग्स थे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो इस बात के क्या मायने हैं? पहला इस बात का मायना है कि जो है पावर और ज़्यादा सेंट्रलाइज होगी, मतलब सारी पावर जो है अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में होगी। तो क्या होगा? तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास से जो उनकी थोड़ी बहुत पावर थी वो भी ले ली गई। तो जो है सारे एक्सक्लूसिव सिविल एंड मिलिट्री पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गई। एक्सक्लूसिव सिविल एंड मिलिट्री पावर जो है अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गई। दूसरा क्या बदलाव किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करने से तो गवर्नर जनरल ऑफ जो मद्रास और बॉम्बे जो थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इनकी ये पावर जो है ले ली गई और ये सारी पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई। दूसरा जो बदलाव जो है इस कानून के तहत किया गया वो था कि कंपनी को एक कॉमर्शियल बॉडी बंद कर दिया गया। कंपनी की माली हालत ख़राब हो गई थी, तो कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी, कंपनी जो थी एज ए कॉमर्शियल बॉडी वो बंद कर दी गई। अब कंपनी जो है कॉमर्शियल बॉडी नहीं रही, अब कंपनी को जो है केवल एडमिनिस्ट्रेशन ही संभालना था। कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी बंद कर दी गई। तीसरा जो एक प्रोविज़न जो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था कि पहला स्टेप उठाया गया, फर्स्ट स्टेप उठाया गया फॉर जो है फर्स्ट स्टेप फॉर सिविल मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। पहला कदम उठाया गया कि मेरिट बेस्ड जो है सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम हो और वहाँ से सिविल सर्वेंट चुन के आए। इससे पहले जो था सिविल सर्वेंट को कंपनी जिसको हाथ रखती थी वही बन जाता था। अब जो है पहला एक स्टेप उठाया गया, लेकिन अभी जो है इसको लागू नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और इस प्रोविज़न को बाद में डिलीट कर दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि पहला स्टेप कब उठाया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उठाया गया। तो दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक कानून था जिसने कंपनी को 20 साल तक रूल करने का जो है वो अधिकार दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, कंपनी एक कमर्शियल बॉडी ख़त्म कर दी और फर्स्ट स्टेप था मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो इसके बाद कौन सा कानून आएगा? 20 साल के बाद फिर एक जो है चार्टर दिया जाएगा कंपनी को, जो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो है क्या क्या प्रोविज़न डाले गए? पहला इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये था
कि जो गवर्नर जो था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत में सर्वे था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सब कुछ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता था। इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया की, मतलब कुछ मेंबर्स होते थे, उनकी जो है सहमति से ये फैसले लेता था। मान लो इसके अगर 3 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो 2 की सहमति थी तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फैसले लेता था। तो कानून भी यही बनाता था और जो है जो ऑर्डर्स और जो है एग्जीक्यूटिव काम भी यही करता था। जैसे अभी हम देखते हैं कानून जो है हमारी जो भारत के अंदर संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन जो है फैसले जो है वो मंत्री के लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारी पावर दी गई थी, मतलब कानून भी यही बनाता था अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से, और जो है अपनी काउंसिल की मदद से, और जो है फैसले भी यही लेता था। तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर को डिवाइड कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड कर दिया गया। मतलब अब जो है अब हम कह सकते हैं जैसे अब जो है कानून के लिए जो है एक अलग से काउंसिल बनाई गई जिसको बोला जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो ये एग्जीक्यूटिव था उसके लिए अलग से काउंसिल बनाई गई जिसको बोला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो गवर्नर जनरल के काम को डिवाइड कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब हेड तो गवर्नर जनरल करता था दोनों काउंसिल को, लेकिन जो है कुछ मेंबर्स होते थे, कुछ मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काम करते थे और कुछ मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काम करते थे। तो पहली बार हम कह सकते हैं कि भारत में एक संसद की तरह की जो स्थापना हुई, जो कानून बनाती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल, मतलब हेड गवर्नर जनरल करता था। जो काउंसिल होती, जो काउंसिल कानून बनाती थी उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, और कुछ जो काउंसिल जो है वो जो एग्जीक्यूटिव काम करती थी उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा गया। दूसरा जो बदलाव जो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में किया कि मेरिट बेस्ड जो है वो सिस्टम शुरू कर दिया गया सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट का। तो मेरिट बेस्ड सिस्टम मतलब एग्जामिनेशन होने लगा, मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया गया सिविल सर्विसेज के लिए। अब जो है अधिकारी जो हैं एग्ज़ाम से आएंगे, ना कि कंपनी जिनको अपॉइंट करेगी वो अधिकारी आएंगे। जो 2 मुख्य बदलाव जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में किए गए, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में बदलाव जो है को डिवाइड कर दिया गया, और दूसरा मेरिट बेस्ड सिस्टम शुरू कर दिया गया सिविल सर्विसेज के लिए। पिछली बार मैं आपको बताना भूल गया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से बनाए गए, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद क्या होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद आप सबको पता है क्रांति होती है 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को लगता है कि अब जो है भारत के अंदर जो पहले सिस्टम थे उस सिस्टम से हम रूल नहीं कर सकते, अगर उस सिस्टम से हमने रूल किया तो ब्रिटिश सरकार का बुरा हाल होगा। तो सब कुछ जो है बदलाव कर दिया गया, ठीक है। कंपनी को जो है पहला ही जो चीज़ जो की गई वो कंपनी का रोल बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, कंपनी को बंद कर दिया गया। अब कंपनी का कोई भी जो है अधिकार भारत में नहीं रहा, और एक नया जो है भारत के जो सिस्टम को एक नया प्रारूप दिया गया। तो 1857 की क्रांति के बाद एक नया कानून लाया गया जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या बदलाव किया गया, जैसे कि हमने आपसे पहले डिस्कस किया था कि पावर के जो हैं वो 2 बिंदु थे। एक बिंदु जो था पावर का वो ब्रिटेन में होता था, जो सर्वे होता था, और एक पावर का बिंदु जो था वो इंडिया में होता था।
जो ब्रिटेन में जो पावर का बिंदु होता था उसकी सबसे ज़्यादा शक्ति थी, वो इंडिया के जो अधिकारियों को ऑर्डर देता था कि क्या करना है भारत में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या बदलाव किया गया कि जो ब्रिटेन में जो पावर का बिंदु था, क्या पावर ऑफ बिंदु था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है अब बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के तहत ख़त्म कर दिया गया इस बॉडी को। दूसरा, भारत में जो पावर का बिंदु था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी जो है ख़त्म कर दिया गया। अब ये पद भी नहीं रहा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि अब इनकी जगह कौन आए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ले ली। किसने ले ली? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ले ली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश सरकार का एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, जो अब भारत के लिए सबसे बड़े फैसले करेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कंपनी का को ही जो प्रदर्शित करते थे, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश सरकार को जो है वो प्रदर्शित करता था, ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री होता था। तो अब कंपनी का कोई रोल नहीं रहा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कंपनी अपॉइंट करती थी और ये कंपनी का जो है एक रूप होता था, लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया, इस पद को ख़त्म कर दिया, नए पद की स्थापना की गई जिसका नाम था वायसरॉय। वायसरॉय, जो ये वायसरॉय है ये ब्रिटिश जो है कंपनी से रिलेटेड नहीं था। वायसरॉय जो था वो क्राउन को, मतलब ब्रिटिश के जो है राजा को जो है रिप्रेजेंट करता था, और या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट करता था, कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो है दो मुख्य बदलाव किए गए। जो ब्रिटेन के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बंद करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, और इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बंद करके वायसरॉय का पद बनाया गया। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं वही जो पहले हमने बात की कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सफल रहा भारत को शांत करने में। तो ये एक शुरुआत थी, कह नहीं सकते कि इससे सफल हुआ या असफल हुआ, लेकिन ये ज़रूर पता लग गया था जो ब्रिटिश सरकार को कि भारत को जो है अब एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जाना है। अगर भारत को अगर हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं किया तो रूल करना जो है इंडिया में मुश्किल है। और भारत 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों का भी एम्बिशन बढ़ गया था। अब वो जो है जो सरकार में जो है शामिल होना चाहते थे। इसके बाद जो कानून आएंगे उन्हें हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। जो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के अंदर जो है, ब्रिटिश के जो है कार्य प्रणाली के अंदर जो है, या ब्रिटिश कानून बनाने की जो है व्यवस्था के अंदर जो है शामिल किया गया। उन्हें जो ये फील करवाया गया कि आप भी जो है सरकार का हिस्सा हैं। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जो कानून आए इंडियन काउंसिल एक्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अगला कानून इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट का एक ही मकसद था कि भारतीयों को किसी तरीके से जो है शामिल किया जाए, उनको लगे कि उनका योगदान भी है। तो पहला जो मुख्य बदलाव जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो किया गया वो था कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो वायसरॉय था, जिसका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो जिसका नाम जो है वायसरॉय रख दिया गया। वायसरॉय की दो काउंसिल होती थी, एक तो होती थी एग्जीक्यूटिव जिसकी मदद से जो है ये ऑर्डर करता था, स्कीम बनाता था, और एक होती थी लेजिस्लेटिव जिसकी मदद से ये कानून बनाता था। तो जो वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है भारतीयों को शामिल किया गया। तो पहले वायसरॉय जो है, मैं आपको बताना भूल गया कौन थे अगर आपसे पूछें, तो पहले वायसरॉय जो थे 1858 के तहत जो बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। आप याद रख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत जो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो थे कुछ इंडियंस को शामिल किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो थे कुछ इंडियंस को शामिल किया।
अब जो है एक जो ब्रिटिश सरकार के लिए एक डर था कि कहीं इंडियंस जो है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ गए तो वो जो है और उनकी मेजॉरिटी हो गई तो वो जो है फैसलों को बदल ना दें, वो अपनी मर्ज़ी से कानून ना बनाने लगे। तो भारतीयों को जो है शामिल तो किया गया लेकिन उनको दांत नहीं प्रोवाइड किए गए। भारतीयों को जो है एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर शामिल किया गया, ऑफिशियल मेंबर शामिल किया, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो भारतीय थे और ऑफिशियल मेंबर जो थे जो ब्रिटिश थे। तो भारतीयों को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है शामिल किया गया। उनके पास जो है ऑफिशियल मेंबर जितनी ताकत उनको नहीं दी गई और मेजॉरिटी भी जो है वो भारतीयों की नहीं रखी गई। तो किसे शामिल किया गया ये आप याद रखना आपको, महाराजा ऑफ पटियाला को शामिल किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने जो है अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, महाराजा ऑफ पटियाला को शामिल किया। और जो है सर दिनकर राव को शामिल किया, और जो है राजा ऑफ बनारस को शामिल किया गया, तो इन तीनों को जो है अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय ने अपॉइंट किया। दूसरा जो बदलाव जो है इस कानून के तहत किया गया वो था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसरॉय को जो है जो भी फैसले लेने होते थे वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से लेता था। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ एक मेंबर होते थे, जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक जो है मंत्री को एक जो है मंत्रालय दिया जाता है। जैसे होम मिनिस्टर को एक होम मिनिस्ट्री दी जाती है, ठीक है, और बाकी हर एक मंत्री को एक जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री दी जाती है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने मेंबर थे सबको जो है एक एक डिपार्टमेंट दिया गया। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। तो दूसरे प्रोविज़न के तहत जो है पोर्टफोलियो सिस्टम की स्थापना हुई। जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे उन हर एक मेंबर को एक डिपार्टमेंट दिया गया जिससे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सुविधाजनक हो सके, जिससे लोड जो है वो बढ़ सके। तो हम कह सकते हैं दूसरा प्रोविज़न है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो शुरुआत हुई पोर्टफोलियो सिस्टम की। तीसरा प्रोविज़न जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत जो डाला गया वो था कि जो है वाइसरॉय को जो भी कानून बनाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल की बहुमत से बनाता था। मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर 6 मेंबर हैं तो अगर जो है 4 मेंबर ने फैसला लिया तभी कानून बनता था। तो ये प्रोविज़न डाला गया कि इमरजेंसी के टाइम पे वाइसरॉय बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के भी कानून ला सकता है और इन कानून को ऑर्डिनेंस कहा जाएगा। तो ये जो है प्रोविज़न डाला गया इमरजेंसी के टाइम पे जो वाइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस ला सकता है विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के भी जो है वाइसरॉय इमरजेंसी के टाइम पे कानून बना सकता है। जो चौथा प्रोविज़न जो है जो इसके तहत डाला गया वो था कि जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे था उनको जो उनकी पावर वापस दे दी गई, उनकी लेजिस्लेटिव पे कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी गई। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को जो है उनकी कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी गई, उनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है उनको वापस दे दी गई गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं क्या ये जो है भारतीयों को शामिल करना सफल रहा। तो अभी जो है सफलता हम नहीं कह सकते। अभी जो है कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए। तो लगातार जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो बनते गए। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कानून जो है इसके बाद आया वो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट।
तो इसके तहत फिर से जो है भारतीयों की जो है संख्या को बढ़ाया गया। तो जैसे कि हमने बात की थी कि गवर्नर की दोनों तरह की काउंसिल होती थी, गवर्नर की दोनों तरह की काउंसिल होती थी, वायसरॉय की, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1892 के तहत जो है दोनों में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है संख्या को बढ़ाया गया। ऐसे ही जो है अगर स्टेट की बात करें, स्टेट में गवर्नर होते थे, सेंटर में वायसरॉय होते थे, स्टेट में गवर्नर होते थे। गवर्नर की भी जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो स्टेट में और सेंटर में दोनों में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन दोनों में ही जो है मेजोरिटी किसकी रखी गई, मेजोरिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजोरिटी किसकी रखी गई, ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी रखी गई। यहाँ पे भी सेम प्रोविज़न जो है वो रखा गया। तो मेजोरिटी ऑफिशियल मेंबर की रखी गई, मतलब इंडियन की मेजोरिटी नहीं थी दोनों में। बेशक अगर हम सेंटर की बात करें या हम स्टेट की बात करें तो दोनों में मेजोरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की थी। संख्या को दोनों में बढ़ाया गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, लेकिन मेजोरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की रखे गए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के तहत। दूसरा जो प्रोविज़न जो डाला गया वो था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, ये जो मेंबर थे इनको काफ़ी सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। जैसे कि अभी हम देखते हैं सेंटर जो है संसद में बजट तभी जो है पास होता है जब जो है संसद के मेंबर्स का बहुमत मिलता है, वो वोटिंग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं था, इनको पावर्स नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को, तो इनको पावर दी गई। तो इनको पावर दी गई, पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को पावर दी गई। तो क्या पावर दी गई, एक तो ये जो है बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, बजट पे डिस्कशन करने की इनको पावर दी गई। और दूसरा जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पुट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पावर दी गई। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बजट लाती है उस पर जो है डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ये किया तो क्यों किया, क्योंकि सारे काम जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती थी। तो दो मुख्य प्रोविज़न जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के तहत डाले गए। पहला जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टेट और सेंटर दोनों में जो है मेजोरिटी बढ़ाई गई। दूसरा प्रोविज़न था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ शक्तियाँ दी गई इनके मेंबर्स को, एक तो बजट पे डिस्कस कर सकते हैं और जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक और काउंसिल एक्ट ऑफ आया 1892 के बाद, जिसे हम बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसने फिर से जो है काउंसिल एक्ट था ये। तो काउंसिल एक्ट का मतलब ये है कि मेंबर की संख्या बढ़ाएगा। तो एक और काउंसिल एक्ट आया 1892 के बाद, जिसे हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। एक और कानून आया जिसे हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। और इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको हम बोलते हैं। मोर्ले उस टाइम कौन थे, मोर्ले जो था उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो जो था उस टाइम के वायसरॉय थे 1909 के टाइम पे। तो क्या क्या प्रोविज़न जो है इस कानून के तहत डाला गया। पहला प्रोविज़न जो था वही जो था संख्या बढ़ाई गई। जो सेंटर में वायसरॉय होता था, स्टेट में गवर्नर होता था। वायसरॉय की दो काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसे ही जो है गवर्नर की दो काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इससे पहले वाले कानून में हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी जो थी वो बढ़ाई, मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर की थी, संख्या बढ़ाई गई थी। ऐसे ही जो था हमने इससे पहले वाले में देखा था कि स्टेट में भी जो था वो जो है संख्या बढ़ाई गई थी। लेकिन इंडियन काउंसिल
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के तहत जो है वो संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। अगर सेंटर की बात करें तो 16 से जो है वो 60 संख्या कर दी गई इसके मेंबर्स की, और अगर स्टेट की बात करें तो संख्या जो है अलग अलग थी अलग अलग राज्य के अंदर। अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो है मेजॉरिटी किसकी रखी गई, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है ऑफिशियल मेंबर की रखी गई, यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की रखी गई, और यहाँ पर जो है मेजॉरिटी वो नॉन ऑफिशियल मेंबर की रखी गई। मतलब नॉन ऑफिशियल मतलब स्टेट के अंदर मेजॉरिटी किसकी रखी गई, इंडियंस की रखी गई, नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस की रखी गई। और सेंटर के अंदर मेजॉरिटी जो थी अभी भी ब्रिटिश की ही थी, संख्या 16 से 60 बेशक बढ़ा दी लेकिन मेजॉरिटी जो अभी ब्रिटिश की थी। लेकिन स्टेट में जो है एक पावर डिवॉल्व की गई, स्टेट को ज़्यादा पावर दी गई और मेजॉरिटी जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में मेजॉरिटी इंडियंस की हो गई। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रावधान जो है इस कानून के तहत जो डाला गया वो था कि वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अभी तक जो था भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही शामिल किया जाता था। दूसरा जो रिफॉर्म जो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के तहत किया गया वो था कि अभी तक जो हमने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही इंडियंस को शामिल किया गया था, अब जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जो है इंडियंस को शामिल किया गया। पहली बार जो है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जो है इंडियंस को शामिल किया गया। और क्वेश्चन पूछा गया कि वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले जो आदमी कौन थे जिनको शामिल किया गया, तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा तो पहली बार वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन को शामिल किया गया जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अभी तक तो जो था लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल में ही इंडियंस को शामिल किया जाता था। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जो तीसरा प्रोविज़न जो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के तहत, वो था कि सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को पहली बार स्टार्ट किया गया। तो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार जो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शामिल किया गया। क्या होता है सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन? इससे पहले हम जैसे कि हम देखते हैं कि रिजर्व्ड होती हैं सीटें। जो अगर पार्लियामेंट और स्टेट की बात करें, अगर हम वोट डालते हैं तो कुछ सीटें जो हैं वो रिज़र्व होती हैं SC ST के लिए, लेकिन वोट सब डालते हैं। जनरल भी वोट डालता है, SC जब जिस सीट से केवल SC खड़ा हो सकता है उससे जो है जनरल भी वोट डालता है। लेकिन सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में जो है वो ऐसा नहीं होता था। मान लो SC जिस सीट पर खड़ा है, ठीक है, उस सीट पे जो है वोट भी SC ही डालेंगे, जनरल वोट नहीं डालेगा। तो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तहत जो है मुस्लिम्स को जो है सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मतलब जिस सीट से मुस्लिम खड़ा होगा उस पर वोट भी केवल मुस्लिम ही डालेगा। तो पहली बार सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है शुरू किया गया। और लॉर्ड मिंटो को, जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे, उनको जो है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 काफ़ी इम्पोर्टेंट कानून जो ब्रिटिश सरकार का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कानून जो ब्रिटिश सरकार के टाइम पे आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1909 के बाद से जो है वो डिमांड बढ़ने लगी थी कि एक रिस्पॉन्सिबल सरकार जो भारत के अंदर बनाई जाए और ब्रिटिश का जो उसके अंदर हस्तक्षेप जो है ख़त्म हो, भारत को जो है भारतीय ही चलाएं।
तो अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट ब्रिटिश सरकार करने लगी, अलग अलग तरह के कानून जो है इम्पोर्टेंट कानून जो है 1909 के बाद आने लगे और कोशिश की जाने लगी कि एक जो है ऑर्डर जो है एक जो है बड़े लेवल पे जो है ब्रिटिश सरकार ही रहे, लेकिन भारतीयों को छोटे लेवल पे एक स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाए। तो इसी की एक श्रृंखला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक इम्पोर्टेंट कदम था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो है पहला प्रोविज़न हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट थे वो सेंटर और स्टेट के डिवाइड कर दिए गए। सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड कर दिए गए। तो मैंने बताई थी कि सेंटर में भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी और स्टेट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। जो कानून बनाने के जो सब्जेक्ट थे उनको डिवाइड कर दिया गया सेंटर और स्टेट के बीच में। मतलब ये जो है कानून अब सेंटर ही बनाएगा और ये कानून जो है स्टेट ही बनाएगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट को डिवाइड नहीं किया गया। जैसे कि अभी हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन में देखते हैं तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों सब्जेक्ट को जो है अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो डिवाइड कर रखा है स्टेट और सेंटर बीच में। मतलब एग्रीकल्चर अगर बात करें प्रेजेंट में तो एग्रीकल्चर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट उस पर कानून भी बनाता है और स्टेट उस पर डिसीजन भी लेता है, लेकिन केवल और केवल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को ही डिवाइड किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में। और इन सब्जेक्ट को स्टेट के बीच में फर्दर डिवाइड किया गया दो भागों में, जिनसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर जो है डिवाइड किया गया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को गवर्नर स्टेट के अंदर गवर्नर जो है वो मिनिस्टर की मदद से जो है वो इस पे फैसले लेता था, और रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नर जो है मिनिस्टर्स की मदद नहीं लेता था, जो अपने मेंबर की मदद लेता था। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। दूसरा जो प्रोविज़न डाला गया वो जो था कि सेंटर में जो है 2 सदन बन गए। जैसे अभी हम देखते हैं सेंटर में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही जो है उस टाइम पे सेंटर में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट 2 सदन बना दिए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उस टाइम की राज्यसभा हम कह सकते हैं और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम की लोकसभा कह सकते हैं। तो पहली बार जो है भारत के अंदर बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनात्मक प्रणाली जो है भारत के अंदर पहली बार हमको देखने को मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बदलाव किया गया तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई। मतलब लोगों को जो है वोट करने एक लिमिटेड अधिकार दिया गया। लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई। लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई। किन किन पीपल को लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई? ऑन द बेसिस जो जिसके पास प्रॉपर्टी अच्छी है और जो टैक्स भरता है, जो एजुकेशन जो है जिसकी अच्छी है, उनको जो है कुछ लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया। और क्या बदलाव इसके अंदर किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था इसको जो है बढ़ा दिया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया। और अब जो है पहले जो इसके अंदर मुस्लिम शामिल थे, अब इसके अंदर जो सिखों को भी जो है इसके अंदर शामिल कर दिया गया। उसके बाद जो है क्रिश्चियंस को भी जो है इसके अंदर शामिल कर दिया गया। उसके बाद जो है एंग्लो इंडियंस को जो है इसके अंदर शामिल कर दिया गया। क्रिश्चियंस को, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को इसके अंदर शामिल कर दिया गया। और जो है सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और जो है यूरोपियंस को जो है अब इसके अंदर शामिल कर दिया है। मतलब सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए अब जो है अलग से जो है वोटिंग होगी। एक और इम्पोर्टेंट बदलाव जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 के तहत जो किया गया वो था कि जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई।
जो अब सिविल सर्वेंट का जो चयन करेगी पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी स्थापना की गई। और जो है 1927 में जो है इस कानून के तहत 1919 के तहत जो इसकी स्थापना हुई और 1927 में जाके ये जो है वर्किंग कंडीशन में आया। तो पब्लिक सर्विस कमीशन से ही बाद में जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की जो है स्थापना हुई। तो एक बार दोबारा देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहला बदलाव जो है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया सेंटर और स्टेट में। स्टेट को ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया। सेंटर में जो है द्विसदनात्मक प्रणाली लाई गई, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया। अब जो है सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को जो है का भी अलग रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है एक कोशिश की गई भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने की, लेकिन भारतीय जो थे इससे सेटिस्फाई नहीं होने वाले थे। 1919 के बाद जो है भारतीयों के अंदर जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो एक आग जग गई थी। उस आग को जो मिटाना भी जो है इतना आसान नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 में एक और प्रावधान रखा गया था, छठा प्रावधान, कि 10 साल के बाद जो है कमीशन की स्थापना की जाएगी और ये कमीशन फिर डिसाइड करेगा कि भारतीयों को और कितनी जो है स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाए। ठीक है। तो जैसा कि 1919 के बाद जो है काफ़ी सारे रिवॉल्यूशन होने लगे, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है परेशान होकर ये जो कमीशन 10 साल में बनाना था, इसको जो 7 साल में ही जो है इस कमीशन को बनाने के ऑर्डर दे दिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। हम बात करते हैं ये जो 10 साल के बाद जो कमीशन बनाना था, जो 7 साल के बाद इन्होंने बनाया, इसका नाम जो है साइमन कमीशन पड़ा। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन, तो इससे पहले हमने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रावधान रखा गया था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा और ये कमीशन देखेगा कि भारतीयों को स्वतंत्रता कितनी स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाए, देखेगा कि नया कानून लाने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दी जाए। तो साइमन कमीशन जो है अब बना दिया गया, जो 1929 में बनना था उसको नवंबर 1927 में जो है साइमन कमीशन को बनाया गया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस कमीशन को बनाया गया। भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। क्या रीज़न था कि भारतीयों ने इसका विरोध किया? इसका एक ही रीज़न था कि नॉट ए सिंगल इंडियन, नो इंडियन, इसके कमीशन के अंदर कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया। भारतीयों के लिए कमीशन था और भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। ये बड़ी ही जो था विचित्र स्थिति थी, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और इस कमीशन ने पूरे भारत में घूमा और 1930 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट दी, जो ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में इसने कुछ एक रिकमेंडेशन दी। और ये रिकमेंडेशन क्या है? इसने पहली रिकमेंडेशन दी कि रिस्पॉन्सिबल जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए। रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट मतलब इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए। बिहाइंड इसके रीजन था कि स्टेट को ज़्यादा पावर दी जाए और जो है भारत टुकड़ों में बंट जाए। तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए। और एक और प्रोविज़न था डायरेची जो है इन स्टेट, इसको बंद कर दिया जाए। मतलब हमने पढ़ा था कि स्टेट के सब्जेक्ट को जो है ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया था, तो इसको हम बोलते हैं डायरेची को बंद करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई। तीसरी रिकमेंडेशन थी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को चालू रखा जाए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को चालू रखा जाए। ये 3 इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने दी। इसके बाद जो है कुछ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इन रिकमेंडेशन पर बात करने के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, भारतीय के जो उप प्रतिनिधि थे उनके साथ ब्रिटिश सरकार के। और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाया गया। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाया गया। और इन जो है इसके अंदर जो है
इन रिकमेंडेशन को शामिल किया गया और जो है इन सारी रिकमेंडेशन को एक नया कानून बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया और इन सारी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया। लेकिन इससे पहले जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने से पहले एक और विचित्र घटना घटी कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कि अब जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को जो है, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो सेपरेट वोटिंग होती है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ना केवल मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस में रखा जाएगा, अब जो है इसको एससी में भी शामिल किया जाएगा। उस टाइम एससी नहीं थे, उस टाइम जो है एससी को जो है बैकवर्ड क्लास कहते थे। बैकवर्ड क्लास मतलब अब जो है बैकवर्ड क्लास, ये एससी बाद में बना है, बैकवर्ड क्लास जो है में भी जो है इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को शामिल किया जाएगा। मतलब अब जो है जिस सीट से एससी खड़े होंगे उस पर जो है वोट केवल एससी ही करेंगे। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी जो है उस टाइम पूना की यरवड़ा जेल में थे। पूना की यरवड़ा जेल में जो है महात्मा गांधी ने अनशन किया और उन्होंने जो है इसका विरोध किया। और ब्रिटिश उन्होंने जो है कहा कि जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा, तो जब तक मैं अनशन रखूँगा। तो इससे जो है परेशान होकर जो था एक जो पैक्ट शामिल हुआ, एक जो संधि हुई जिसे हम बोलते हैं पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट के तहत जो है एक सहमति हुई कि जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको जो है बैकवर्ड क्लास को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनको जो है कुछ रिजर्व्ड सीटें दी जाएंगी। मतलब जैसे कि हम अभी देखते हैं एससी को जो कुछ रिजर्व्ड सीटें दी गई हैं, लेकिन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। मतलब एससी जिस सीट से खड़ा होता है उस पर सब वोट करते हैं, तो ऐसा ही जो है रिजर्व्ड सीटें जो है एससी को प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, जो हमने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हम बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है पहला और मुख्य बदलाव जो है क्या किया गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। मतलब संघीय प्रणाली जो है भारत में स्थापित की गई। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या है? जैसे कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पढ़ा कि केवल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत जो है संघीय प्रणाली का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव के साथ साथ जो है एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट को भी जो है डिवाइड कर दिया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन में जो 3 लिस्ट बनाई गई, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मतलब सेंटर की लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव दोनों सब्जेक्ट को लोग डिवाइड कर दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेट जो है वो कंप्लीट फ्रीडम मिल गई। मतलब स्टेट जो है अब जो स्टेट को जो सब्जेक्ट दिए गए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर दिया गया, उस पर जो बिल्कुल छूट मिल गई, उस पर कुछ भी कर सकता है स्टेट। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बदलाव जो था वो जो था स्टेट में डायरेची को ख़त्म कर दिया गया। स्टेट में डायरेची का मतलब होता है जो सेंटर और स्टेट की लिस्ट होती है, मैंने बताई थी रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो मैंने बताई थी होते थे स्टेट में, इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। तीसरा जो बदलाव किया गया वो था कि सेंटर में जो है डायरेची को स्थापित कर दिया गया। मतलब सेंटर में अब जो है ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे उनको जो है वॉइस और अपनी काउंसिल की मदद से अपने मंत्रियों की मदद से फैसले लेगा, और जो रिजर्व सब्जेक्ट को जो है वॉइस और अपनी जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से जो है फैसले लेगा। चौथा जो बदलाव जो है इम्पोर्टेंट बदलाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत जो किया गया
वो था कि फ्रेंचाइजी दी गई, फ्रेंचाइजी मतलब वोट करने का अधिकार दिया गया 10% पॉपुलेशन को। एक इम्पोर्टेंट जो है प्रावधान, 5वां प्रावधान जो था, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया, किस किस को और दे दिया गया? पहले मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस को था। अब जो है ये जो है बैकवर्ड क्लास को या हम कह सकते हैं बैकवर्ड क्लास की जगह डिप्रेस्ड क्लास हम कह सकते हैं। डिप्रेस्ड क्लास को उसके बाद जो है लेडीज़, फीमेल्स को और जो है लेबर्स को इसके अंदर जो है शामिल कर दिया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तहत। 6वां प्रावधान जो था वो था कि आरबीआई की स्थापना की गई इस कानून के तहत। 7वां प्रावधान था कि जो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। 8वां प्रावधान था कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई इस कानून के तहत। जो फेडरल कोर्ट था बाद में हाई कोर्ट का जिसने रूप लिया, फेडरल कोर्ट की भी जो है इस कानून के तहत स्थापना की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो है कानून सफल हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो इसका आंसर है कि ये कानून सफल होना तो दूर, ये कानून जो है इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाया। ऑल इंडिया फेडरेशन जो है कभी नहीं बन पाई। इसका कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1935 के काफ़ी बाद जो है शुरू हो गया। इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का मौका ही नहीं मिला। और वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये बात होने लगी कि भारतीयों को आज़ाद कैसे किया जाए, तो भारतीयों के लिए संविधान कैसे बनाया जाए, इस बात पे विचार किया जाने लगा। तो इस कानून के इम्प्लीमेंट होने का टाइम ही नहीं मिला। तो इसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई सरकार जो है ब्रिटेन में आई और ये सरकार चाहती थी कि भारतीयों को अब जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाए। तो भारतीयों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है कानून की जो है बनाने की कोशिश की जाने लगी। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट जो है स्टेप उठा वो था कि फरवरी 1947 में जो है ब्रिटेन में एक नई सरकार जो है स्थापित हो गई थी और जिसके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। इन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को जो है ब्रिटिश भारत से चला जाएगी और जो है भारतीयों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने जो है पूरे देश में विद्रोह किया। इन्होंने कहा कि आप जो है भारत को डिवाइड किए बिना आप नहीं जा सकते। तो मुस्लिम लीग ने जो है काफ़ी आंदोलन किए और इन आंदोलन को देखते हुए एक 3 जून प्लान लाया गया जिसे हम बोलते हैं माउंट बैटन प्लान जिसको हम बोलते हैं, ये लाया गया 3 जून को। और इस प्लान के तहत जो एक कानून बनाया गया जिसे हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इस कानून को लाया गया। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, सबसे आखिरी कानून इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की क्या क्या प्रोविज़न इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में डाले गए? पहला प्रोविज़न था कि ये कहा गया कि अब जो इंडिया है वो केवल एक नहीं रहेगा, इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा और 2 हैं डोमिनियन इंडिया एंड डोमिनियन पाकिस्तान। 2 भागों में जो है इंडिया को डिवाइड कर दिया जाएगा, डोमिनियन इंडिया और डोमिनियन पाकिस्तान। दूसरा प्रावधान डाला प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड। प्रिंसली स्टेट जो जहाँ पर राजा थे जिस स्टेट में, उनको ये अधिकार दिया गया चाहे तो वो डोमिनियन इंडिया में शामिल हो जाएं, चाहे वो डोमिनियन पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या जो है वो जो है स्वतंत्र रहें।
या जो है वो इंडिपेंडेंट रहे। तो 3 इनको ऑप्शन दिए गए, चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाऊँ, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाऊँ, या इंडिपेंडेंट रहूँ। तीसरा प्रोविज़न डाला गया कि जो ब्रिटेन में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद होता था, इसको बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इंडिया के अंदर जो वॉइस रॉय का पद था, इसको भी जो है ख़त्म कर दिया गया। और जो है एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। और कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है, जो भारत की जो कैबिनेट बनेगी, नई कैबिनेट बनेगी, वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम जो है भेजेगी ब्रिटिश सरकार को, और ब्रिटिश के जो राजा हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। और ये कब तक रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये तब तक रहेगा जब तक एक नया जो है संविधान बन नहीं जाता भारत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। फोर्थ प्रोविज़न ये था कि ये कहा गया कि दोनों देश जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इनकी स्थापित होगी, और यही संविधान सभा जो है कानून, ये जो है संविधान बनाएगी। और ये संविधान सभा किसी भी कानून को ख़त्म कर सकती है, जो ब्रिटिश ने बनाया उस कानून को भी ख़त्म कर सकती है, और यहाँ तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी ख़त्म कर सकती है। एक और प्रोविज़न डाला गया, इसने कहा कि जब तक संविधान सभा जो है अपना कानून नहीं बना लेती, तो भारत का रूल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है भारत का शासन चलेगा। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो है इतना ही। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो है एक संविधान सभा जो है का गठन किया गया। इससे पहली संविधान सभा का एक्चुअली गठन हो गया था, लेकिन इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है स्वतंत्र हो गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। इसके बाद जो संविधान सभा ने अपना एक संविधान बनाया और भारत की एक इंटरिम कैबिनेट बनी। इस संविधान सभा ने किस तरीके से अपना संविधान बनाया और कैसे जो है भारत का संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान कौन कौन से देश से लिया गया, ये सब कुछ जो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।